आंदोलन की चिंगारी बनी हिंसा की आग। एक्शन मोड में आई मोदी 3.0। 1000 दिनों की बर्बादी। आंदोलन के बीच वांगचुक की गिरफ्तारी। लद्दाख की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्या जेनजी टाइप का नेपाल और बांग्लादेश की जो हालत है क्या वो भारत में भी होगी? क्योंकि उसके आसार और चीज़ें नज़र आने लगी अब ज़मीनी स्तर पे। आप देखिए ना, लद्दाख में देखिए, पूरा लद्दाख इस वक्त जल रहा है। लद्दाख के लोग सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड में भी जो युवा हैं पेपर लीक के चलते धामी सरकार पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं। तो आलम यह है कि ना सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बल्कि कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रखे हैं जिसमें देश के युवा, हमारे देश के युवा इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश और नेपाल जैसा हालात भारत में भी पैदा किए जाएंगे सरकारों को सबक सिखाने के लिए। अब ये तय नहीं है कि जेनजी किसको सबक सिखाएगा। अगर जेनजी रास्ते पे आ भी जाए, कल्पना कर लो पूरी, तो उसमें 80% तो हिंदू जेनजी होगा, 20% दूसरे होंगे। ठीक है। अब हिंदुओं को 1947 से लेकर के 2010 या 2000 तक किसने दबा के रखा? उनके धर्म को किसने भ्रष्ट किया है? धर्म की आड़ में किसने उनको आत्मग्लानि में जीने को मजबूर किया? कौन सी पार्टी थी? परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? जाति गणना की डिमांड कौन कर रहा है? जातियों में बांटने वाली बातें कौन कर रहा है? तो जेनजी ये जानता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये बात सच है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बेरोजगारी है, ये एक स्तर की बेरोजगारी है और इसमें बिल्कुल मैं मानता हूं कि सरकार की भी उतनी जवाबदारी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन हर जेनजी आंदोलन के पीछे आपको मास्टरमाइंड देखना पड़ता है कि उसके पीछे का व्यक्ति कौन है। नेपाल के अंदर जो जेनजी रास्ते पे उतरे, तो आपको ये याद रखना होगा कि वहां की उस समय की सरकार कम्युनिस्ट माइंड की थी। तो कम्युनिस्ट माइंड के अंदर क्या होता है? जिंदाबाद मुर्दाबाद तोड़ फोड़ होती है। आप जेएनयू में जो देखते हो माइंडसेट, वो क्या है? कम्युनिस्ट माइंडसेट ज्यादा करके, है ना। तो जहां कम्युनिस्ट होगा वहां तोड़ फाड़ ये सब बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। रहा प्रश्न कि लद्दाख के अंदर जो जेनजी कर रहा है, तो लद्दाख के पीछे उसका नेतृत्व करने वाला भूख हड़ताल पे बैठा हुआ व्यक्ति का नाम क्या था? वही आमिर खान की फिल्म का जो हीरो का नाम था, वही व्यक्ति है वहां पर। और वही व्यक्ति आपको पाकिस्तान की मीटिंग में भी दिखता है जी। वही व्यक्ति क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा फंडेड भी आपको दिखता है। वही व्यक्ति आपको दिखने के अंदर बहुत अच्छे से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका माइंडसेट जो है वो एक विध्वंसकारी माइंडसेट है जी। तो लीड अगर वो कर रहा है और वो उसका नेतृत्व कर रहा है, तो यहाँ सरकार मुझे लगता है कि काफी लिबरल है। बीजेपी सरकार की जो कुछ गलतियां हैं कि जो देश के अंदर इस तरह का माहौल खराब करते हो उनको उतना छूट नहीं देना चाहिए। चाहे आपने वो दिल्ली के अंदर भी आंदोलन देखा था जहां पर वो कई महीनों तक हाईवे को ब्लॉक करके बैठे हुए थे। क्या जरूरत? तो कहना है कि सोनम वांगचुक को जो छूट दी गई है, सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। बिल्कुल। आप कुछ लोगों के नजर में अच्छा होने के लिए गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो, उठाओ उसको भाई। आंतरिक आपकी शांति भंग हो रही है। जो कॉमन मैन है वो तो शांति से रोजी रोटी कमाना चाहता है और शांति से जीना चाहता है। कुछ चीजें हैं जो टेबल पे बात की जा सकती है, तो टेबल पे बात करने का एक तरीका होता है। गुंडागर्दी से लोकशाही है तो कुछ भी कर लोगे क्या? तो उस तरह से ये होम मिनिस्ट्री का काम बनता है कि कुछ चीजों को नियंत्रण कर ले, और जब लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है तो उसके पहले उठाना। लेकिन इतनी आग लग जाने के बाद आप एक्शन लोगे तो कैसे चलेगा? और अगर हमें लगता है कि ये चीजें मानो यूपी में हो रही है या दूसरे राज्यों में हो रही है, तो आईबी को पता नहीं होता है कि कौन आदमी कहां पर क्या कर रहा है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी जवाबदारी इंटरनल सिक्योरिटी की है और होम मिनिस्ट्री की बनती है। इससे जो आम नागरिक को तकलीफ पड़ती है, जो मतलब जो प्रॉपर्टीज को नुकसान होता है, एंड पेयर तो उसका पेयर कौन है? उसको पे करने वाला टैक्स पेयर है। आप बसें जला देते हो, स्टेशनों को नुकसान पहुंचाते हो। ये जनता की प्रॉपर्टी को नुकसान करने के लिए फिर उनकी अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी को आपने मानो तोड़फोड़ भी दिया या अंदर ले भी आया, तो उससे नुकसान की भरपाई तो नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इसके विषय में थोड़ा कड़क कानून और होना चाहिए, और इस तरह की जो गंद फैलाने वाले लोग हैं
नेतृत्व में उनको उठा लेना चाहिए, पहले से ही उठा लेना चाहिए। इसी आग में घी डालने का काम महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से अलगाववादियों का समर्थन करती आई हैं जब कश्मीर में उनकी सरकार थी, और हाल ही में तो उन्होंने कहा है कि लद्दाख में जो हुआ है वो होना ही था। वो ये मानती है कि लद्दाख जो जल रहा है वो उसके पीछे से मोदी सरकार है, और लद्दाख के लोगों की आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। वहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, अपनी नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपनी ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार विकास के नाम पर वहाँ जाएगी, होटल सड़क जो भी बनाएगी तो वो ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी। वो ये भी कहती है कि भारतीय आर्मी लद्दाख की एक बहुत बड़ी ज़मीन तो आर्मी ने भी कब्जाई हुई है। तो अब जब महबूबा मुफ्ती सोचिए आवाज़ उठा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ देश में अलगाववादी ताकतें भी फुल एक्टिव हो गई हैं? हमारी जेनजी जो जनरेशन है वो 20 साल की उम्र के या 22 साल के लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक। अगर हर आदमी का 15 साल पहले का इतिहास खंगालोगे तो सब दिखाई देगा। ये महबूबा मुफ्ती है किसकी फर्जंद, किसकी औलाद है? उसके फादर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के मिनिस्ट्री में, और कश्मीर के आतंकवादियों ने होम मिनिस्टर के साथ नेगोशिएशन किया था, इनके ही बच्चों को आपस में प्लान करके किडनैप किया और बड़े खूंखार आतंकवादियों को रिलीज करवा दिया। जी। महबूबा मुफ्ती के जो फादर भारत के गृह मंत्री रहे, इतने पवित्र पद पे रहने वाला व्यक्ति, वो पाकिस्तान के साथ उनके संबंध कैसे हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर इस परिवार ने क्या किया है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और महबूबा मुफ्ती का भूतकाल क्या है, उसकी सरकार की नीतियां क्या है, धर्म के विषय में वो क्या कहती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना स्टेट भी संभाल लेना ठीक से, क्योंकि क्या होता है कि जलती हुई आग में कोई भी घी डाल सकता है, ये बहुत सामान्य काम है। हम ये देखें कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव उसमें डाल सकते हैं क्या, हम समाधान दे सकते हैं क्या? समस्या तो दिख रही है, समस्या ये तो राहुल बाबा नहीं आकर के कहते हैं। ट्रंप ने बोल दिया कि इस देश की इकोनॉमी मरी हुई है, तो पार्लियामेंट के बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठे हुए राहुल गांधी बोलते हैं हाँ ये तो मरी हुई इकोनॉमी है। अरे बुद्धि के बलद, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत चौथी सत्ता है विश्व की? तुम अपनी ही माँ को गाली दे रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो। तो ये एक ही वेवलेंथ के नेता है, ये राष्ट्रीय इनका कोई सोच नहीं है, इनकी सोच भारतीयता में नहीं है, इनकी सोच विध्वंसकारी है, इनकी सोच जो है डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो राजनीतिक आदमी भी नहीं हूं, पर अगर मानो लद्दाख की कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। और उसके जो नेतृत्व हैं या जो उसकी कुछ भी बातें हैं उसको बुला करके उसके लिए समाधान की बातें की जा सकती है, न कि उनको बरगलाया जाए कि तुम्हारे अधिकारों की जमीन चली गई, आर्मी आएगी, ये लेगी, कारखाने वाले ये लेंगे। अगर इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो कहां होगी? लद्दाख में ही होगी। अगर कोई फैक्ट्री वाला आकर के लाइट का बिल पे करेगा तो लद्दाख को ही पे करेगा, महाराष्ट्र को तो नहीं करेगा। अगर वहां के लड़के लड़कियां वहां पर काम करेंगे इंडस्ट्री के अंदर तो लद्दाख के ही करेंगे, कोई दक्षिण भारत के तो नहीं करेंगे। तो युवाओं को क्या है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डेवलपमेंट करने के लिए बिना जमीन की फैक्ट्री कहां लगेगी, तो जमीन तो लगानी पड़ेगी। बिजली बनाने के लिए आपको पानी के बांध बांधने पड़ेंगे। वो चुआंगू, वो जो आपने नाम लिया, वो पर्यावरण का दिखाते हुए, क्योंकि ही इज फंडेड बाय बिल्कुल क्रिश्चियन मिशनरी के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो फंडेड आदमी बताया जाता है सोशल मीडिया में। तो एक व्यक्ति को मुखौटा बना करके आपने देखा है कि उनको बड़े बड़े अवार्ड दे दो विदेशों के अंदर और बड़ा छाप दो इंग्लिश अखबारों के अंदर, भारत की जो मीडिया उस खेमे में काम करती है, और उसको लीडर प्रस्थापित कर दो, और फिर जितनी भी अराजकता फैला सकते हो देश में अराजकता फैलाओ। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इस देश का 80% हिंदू जो टैक्स पेयर है वो इन चीजों को कैसे चला लेता है। जो जेनजी की आप बात बता रहे हो, मैं तो जीवन संपर्क में रहता हूं। 80% जेनजी अगर उतरेगी ना तो परिवारवाद की जो पार्टियां हैं उनके घर पहले जलेंगे, ये लिख के रख लो जी। वो लोग नहीं बचेंगे।